हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, आपने थंबनेल में जैसा कि देख लिया होगा, आज अपन चर्चा करने वाले हैं DSSB एग्जाम के बारे में। ठीक है, बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि DSSB का नोटिफिकेशन आएगा, इसका एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपको DSSB के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से अपन ये चर्चा नहीं करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। इसमें अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, सिलेबस हर सब्जेक्ट में क्या रहेगा, अगर अपन तैयारी करना चाहें इसकी तो इसमें जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो क्या रही होगी, उन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, DSSB की जो तैयारी अभी जो करना स्टार्ट कर रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि जो इसमें DSSB का जो पूरा पैटर्न है ना, उसको मैंने एकदम अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो, हाई कोर्ट का आपने देख लिया होगा कि हाई कोर्ट का अभी थोड़े दिन पहले एक नोटिस आया था और उसमें उसने बताया था कि जो DSSB है उसमें लगभग सभी में जोड़ छांट के कितनी है, 26,217 वैकेंसीज अभी वैकेंट बताई हैं हाई कोर्ट ने। ठीक है, जिसमें से MCD में लगभग 5700 वैकेंसीज हैं, DSSB में भी 20,000 के लमसम वैकेंसीज हैं। तो टोटल कुल मिला के 26,217 वैकेंसीज हैं आपके पास दिल्ली में टीचर बनने के लिए। ठीक है, अब देखो, वो अलग अलग है, उनकी जो एजेंसीज हैं, MCD करवाता है, DSSB भी करवाता है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वैकेंट सीट है वो कितनी है, 26,217। ठीक है, इतनी वैकेंट सीट है, इसका मतलब नोटिफिकेशन कन्फर्म आएगा। ठीक है, अब ज्यादा वीडियोस देखने से आपको कोई फायदा नहीं है, अपन सीधा ही बातें करते हैं इसके बारे में कि जो एग्जाम है वो कब होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, कब आप मतलब किस एज लिमिट के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तैयारी करें तो बेस्ट किताब या फिर बेस्ट बुक क्या होगी, या फिर अपन कहाँ से तैयारी करें, एग्जाम डेट मतलब इसका एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, इससे पहले मैं बता देता हूँ, जो हाई कोर्ट है ना उसने 31 जुलाई तक का टाइम दिया है DSSB को। इसका मतलब ये हुआ कि जो जुलाई महीना है उसमें आपको कन्फर्म DSSB का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसने 31 जुलाई का टाइम दिया। तो जुलाई महीने में आपको कन्फर्म, मैं बता रहा हूँ, 100% आपको DSSB का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कब? जुलाई महीने में। तो नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में क्या पता तैयारी करने में इतना टाइम आपको ना मिल पाए। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट में जो PRT का है, क्योंकि DSSB में 3 एग्जाम कंडक्ट होते हैं, PRT 1 to 5th, फिर होता है TGT और PGT। PGT होता है 12th लेवल तक का एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे PRT के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। देखो, PRT एग्जाम में आपके पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 200 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा, किसका, PRT का। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 + 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला पार्ट है 100 नंबर का होगा और दूसरा पार्ट कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का ही दूसरा पार्ट होगा। अब देखो, जो 100 नंबर का जो पहला क्वेश्चन पेपर है वो आपका सब में सेम रहेगा, मतलब पहला पेपर 100 नंबर का होगा, जो PRT में भी सेम रहेगा, TGT में भी सेम रहेगा और PGT में भी ये सेम रहेगा। जिसमें क्या क्या होंगे, कॉमन सब्जेक्ट होंगे आपके 5। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट आपके पास 5 होंगे। कौन कौन से? देखो, इंग्लिश होगा आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 नंबर के क्वेश्चन हिंदी के, फिर GS के 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन मैथ। मतलब ये 5 सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनके आपको 20-20 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है पार्ट फर्स्ट। ये 100 नंबर का जो पार्ट है ना, ये मैंने ब्रैकेट में लगा रखा है। ये पार्ट आपको PRT में भी पूछा जाएगा, TGT में भी पूछा जाएगा और PGT में भी ये पार्ट सेम टू सेम ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहेगा सब में कॉमन। अब बात करते हैं अपन अलग अलग अपने सब्जेक्ट की। अब देखो, PRT में भी कॉमन ही सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने, 100 क्वेश्चन यहाँ से सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। PRT में सबके लिए एक ही सब्जेक्ट कॉमन रहता है, वो अलग अलग होता नहीं, ये आप सभी को पता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब कुल मिला के 100 और 100 कितने, 200 क्वेश्चन हो गए। मार्क्स कितने बने, 200 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। ठीक है, PRT का एग्जाम पैटर्न हो गया। अब देखते हैं अपन TGT का एग्जाम पैटर्न। अब देखो, TGT के एग्जाम पैटर्न भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, TGT में भी आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन यदि 1 मार्क्स का हो तो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 200 नंबर का। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा का। PRT में भी आपको 2 घंटा मिले। मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी -1/4। PRT में भी नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, -1/4, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। मैंने यहाँ पर 100 + 100 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो पहला पार्ट है वो 100 नंबर का और दूसरा पार्ट भी कितना, 100 नंबर का। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, यदि आप इंग्लिश के हो तो आपके इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे।
है ना। अगर आप हिंदी के हो तो आपके पास हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा जो पहला पेपर है, ये कॉमन मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। अब देखते हैं अपन सब्जेक्ट का, जो इसने बताया है कि सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। किसके? सब्जेक्ट के। यदि 100 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से देखो आप, जो टीचिंग मेथड है इसके क्वेश्चन कितने रहेंगे, सब्जेक्ट के यदि आपके पास 100 क्वेश्चन है तो आपके पास 80 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके सब्जेक्ट के, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास अपने सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड के। जैसे आपको मैथ सब्जेक्ट है आपके, ठीक है, तो 80 क्वेश्चन आपके मैथ्स के लिए पूछे जाएंगे, और जो 20 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपको मैथ्स के टीचिंग मेथड के, ठीक है। मतलब 100 यहाँ से, 80 और 20 100, ये मतलब कुल मिला के टोटल मार्क्स कितने बन गए आपके, 200 मार्क्स आपके बन गए, या फिर 200 क्वेश्चन आपको टीजीटी में ये पूछे जाएंगे। फिर देखो, फिर बात करते हैं अपन पीजीटी की। जो पीजीटी का एग्जाम पैटर्न है ना, ये रहता है 300 नंबर का। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, इसमें पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन कितने, 100 प्लस 200। इसका मतलब 100 नंबर का तो ये कॉमन पार्ट हो गया जो अपन चर्चा कर चुके हैं, और जो 200 नंबर का है ये आपका रहेगा सब्जेक्ट। 200 नंबर का क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा। देखो टाइम ड्यूरेशन इसमें बढ़ा दिया इसने, टाइम ड्यूरेशन ये कितना दे रहा है हमें, टाइम ड्यूरेशन इसमें हो जाएगा कितने, 3 घंटा का इसमें टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है ये भी आपके पास ज्यादा रहेंगे, मतलब 3 घंटा का इसमें क्वेश्चन टाइम रहेगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखो जो पीजीटी में जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसमें टाइमिंग की दिक्कत आती है, क्योंकि आपके पास 3 घंटा है और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 300 ही क्वेश्चन है, जिनमें से आपको देखो यहाँ से 200 क्वेश्चन तो आपके मैथ के आ गए, और जो पहला पार्ट है उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, मतलब आपके पास 240 क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन करने लायक हैं, मतलब जिनको आपको खुद को सोल्व करना पड़ेगा। इतने क्वेश्चन आपको सिर्फ 3 घंटा में अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होते, है ना, क्योंकि वही क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाते हैं जो हमने सीधा ही आंखों के देखकर, मतलब इसको अपने हमें टिक लगाना हो, ऐसे क्वेश्चन हमें देखो सोल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको टाइमिंग की दिक्कत आती है किसमें, पीजीटी में, क्योंकि यहाँ सर आपको मैथ्स में आपको सिर्फ 3 घंटा का ही टाइम ये मिलता है। तो देखो अपन ये भी डाउट अपन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि अपन जो एसआर सैनी में जो क्वेश्चन वाली सीरीज सोल्व कर रहे हैं अभी, उसमें देखो आपको मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कम से कम टाइम में आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। उसके लिए मैं आपको बाई ऑप्शन टेक्निक बता रहा हूँ। बेसिक से भी आप यदि करना चाहो तो आपको ऑप्शन का यूज लेके आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी से सोल्व कर रहे हो, ये मैं आपको मैथ्स में आपको वहाँ से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए टाइमिंग वाली, ठीक है। मीडियम रहेगा आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें भी -1/4। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न, 5 सब्जेक्ट आ गए, कॉमन आ गए, मतलब ये सेम रहेगा 100 मार्क्स का। सब्जेक्ट रहेगा आपका यहाँ पर 200 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा। अब देखो 200 नंबर के सब्जेक्ट में आपको टीचिंग मेथड के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो कितने पूछे जाएंगे आपसे, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन देखो इसमें पूछे जाएंगे आपको 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स है मान लिया, ठीक है, यहाँ से आपको 180 क्वेश्चन है ये तो पूछे जाएंगे अपने सब्जेक्ट के, और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास टीचिंग मेथड के। अब देखो मैथ्स के कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ से यदि अपन काउंट करें तो 180 क्वेश्चन तो ये हो गए, 20 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट वाले ये हो गए, देखो मैथ्स के 20 क्वेश्चन ये हो गए, और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, मतलब आपके पास 220 क्वेश्चन मैथ या फिर कैलकुलेशन करने लायक 220 क्वेश्चन है। जैसे अगर आप रीजनिंग को अच्छे से सोल्व कर लेते हो तो आपके पास 200 क्वेश्चन सीधे मैथ्स के लिए बचते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा टाइमिंग की दिक्कत आती है, और वो दिक्कत अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो अपन सॉल्यूशन आपको मैं करवा रहा हूँ, आपको अच्छे से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, तो देखो यहाँ से ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं अपन एज लिमिट की। ये बात कर ली हमने सिलेबस की, मतलब कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से ये रहेगा। अब बात करते हैं अपन एज लिमिट की, मतलब किस एज लिमिट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यहीं पर डाउट होता था बच्चों को कि जो एज लिमिट है ये किस तरीके से रहती है DSSS में, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अपन। देखो जो पीआरटी है इसमें आप 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी है इसमें आप 32 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, और पीजीटी में आप 36 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। जो रिलैक्सेशन है ओबीसी में कितना रिलैक्सेशन है, 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आप पीआरटी का जो फॉर्म है ये आप 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है। यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हो तो आप टीजीटी का फॉर्म कितना 32 + 3 मतलब 35 साल तक आप ये
टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो और पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप 39 ईयर तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप यानी PH में आपको रिलैक्सेशन कितना है 5 ईयर का। पहले ये रिलैक्सेशन 10 साल का मतलब 10 साल का ये रिलैक्सेशन होता था, अब इसको घटा के 5 साल का ये रिलैक्सेशन कर दिया था। तो इसका मतलब हुआ ये कि यदि आप SC ST और PH कैटेगरी को के आप यदि कैंडिडेट हो तो आप PRT का एग्जाम 35 ईयर तक दे सकते हो, TGT का एग्जाम आप 37 ईयर तक दे सकते हो और PGT का एग्जाम आप 41 ईयर तक दे सकते हो। इसका मतलब हुआ ये। ठीक है, एज लिमिट वाले आपका डाउट कंप्लीट हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखो किसकी, अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी योग्यता है, वो किस किस तरीके से रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जो PRT है, PRT में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, तो PRT का फॉर्म अप्लाई करने के से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, 12th आपकी पास होनी चाहिए। ठीक है, 12th आपकी पास होनी चाहिए, आपके पास DLED BTC BLED BTC JBT और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का इनमें से कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, जिसको अपन राजस्थान में बोल देते हैं BSTC। ठीक है, आपके पास BSTC का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको DLED बोल देते हैं। अदर स्टेट में इसको BTC JBT और आपका जो 2 साल का जो डिप्लोमा है कोई भी एजुकेशन में, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, जिसको अपन राजस्थान में फर्स्ट लेवल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। 12th आपकी पास होनी चाहिए। CTET आपके पास क्लियर होना चाहिए। कौन सा 1 to 5th लेवल का आपके पास प्राइमरी लेवल का CTET कंप्लीट होना चाहिए। कितने मिनिमम मार्क्स से 90 मिनिमम मार्क्स आपके पास CTET में होने चाहिए। ठीक है, एज लिमिट हमने बात कर ली है। PRT का जो ग्रेड पे है ये रहता है कितना, DSSS में PRT का ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे रहता है, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रेड पे आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रेजुएशन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसमें, TGT में। अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं TGT में। तो देखो TGT में आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए, जिसको अपन देखो बोल देते हैं क्या, B.Ed या फिर आपके पास स्पेशल B.Ed भी हो सकता है। मतलब आपके पास एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास CTET क्वालिफाई होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स कितने, 90 मार्क्स के साथ आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए। एज लिमिट हमने बात कर ली 32 एज लिमिट, और यदि आप रिलैक्सेशन से हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। यदि अपन TGT के ग्रेड पे की बात करें तो TGT का ग्रेड पे कितना होता है, ये 46 मतलब 4600 ग्रेड पे TGT का होता है। बहुत ही अच्छा ये ग्रेड पे आपको DSSS भी अवेलेबल करवाता है। ठीक है, अब देखो PRT की यदि अपन बात करें तो देखो PGT की यदि अपन बात करें तो देखो PGT में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को, क्योंकि PGT का जो एग्ज़ाम है ये आप देखो, एक चीज़ में इंपॉर्टेंट ये बता देता हूँ कि एक तो मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा, CTET यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो मैं ये बता देता हूँ कि PGT के लिए आपके पास CTET का जो सर्टिफिकेट है ये आवश्यकता नहीं है। आपके पास PG होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए और एज लिमिट आपकी कवर होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 ही चीज़ें हैं यहाँ से योग्यता में। ठीक है, अब देखो यदि आपके पास B.Ed नहीं है, ठीक है, यदि आपके पास देखो B.Ed नहीं है तब भी आप PGT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कैसे, B.Ed ना होने पर भी आप PGT का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन और मैंने लिखा पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि इन चारों एकेडमिक में आपके पास यदि चारों में 60% मिनिमम मार्क्स हैं, यदि आपके पास 60% मिनिमम मार्क्स हैं तो आप बिना B.Ed बिना एजुकेशन के आप PGT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता ये, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आपके पास 12th में भी 60% है, 10th में भी 60% है, ग्रेजुएशन में भी आपके पास 60% है, फर्स्ट डिवीजन है और आपके पास PG में भी आपके पास फर्स्ट डिवीजन है, तो आप बिना B.Ed या फिर बिना स्पेशल B.Ed के भी आप PGT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। CTET आपके पास क्वालिफाई होना ज़रूरी है नहीं। ठीक है, तो देखो ये रहा आपके पास मतलब जो अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है PRT, TGT और PGT के लिए, इन तीनों में हमने बात कर ली। अब देखो बात करते हैं अपन जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है,
जो जो पहले एग्जाम हुए हैं उनमें कट ऑफ कितनी कितनी रह चुकी है, ताकि अपन यहाँ से अपन यदि अपन तैयारी को स्टार्ट करें तो अपन किस मतलब एक जो होता है ना अपना अपन एग्जाम को तैयारी करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इसके एग्जाम के लास्ट ईयर में कट ऑफ कितनी रह चुकी है, उस हिसाब से अपन प्रिपरेशन को कर सकें। तो देखो ये जानने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है पीआरटी। ठीक है, पीआरटी के 2 एग्जाम हुए थे 2022 में। एक एग्जाम का कोड था असिस्टेंट प्राइमरी 47/21 और दूसरा एग्जाम था आपके पास असिस्टेंट प्राइमरी 42/21। इन दोनों एग्जाम की मैंने कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है। जनरल की कट ऑफ इसमें रही है 161, ओबीसी की कट ऑफ है इसमें 155, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 149, एससी की कट ऑफ है 150, एसटी की कट ऑफ है 134। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जनरल की वहाँ पर कट ऑफ है 159, ओबीसी 159, ईडब्ल्यूएस 153, एससी 149 और एसटी है आपके पास 128। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पीआरटी की एग्जाम की लास्ट ईयर की कट ऑफ है। ठीक है, ये जान लेना भी जरूरी है। अब देखते हैं, देखो अपना जो मैथ्स है, टीजीटी मैथ्स है, इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी रह चुकी है। और वो देखो कट ऑफ कितने में से थी, ये जो कट ऑफ है देखो कितने में से थी, ये कट ऑफ कितने में से थी, ये कट ऑफ थी 200 में से, क्योंकि हमने ये देख लिया था इसका एग्जाम पैटर्न हमने ये देख लिया था, तो ये 200 में से ये कट ऑफ थी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन किसकी लास्ट ईयर कट ऑफ, किसकी, टीजीटी मैथ्स की। यदि अपन लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो ये जो कट ऑफ है ये रह चुकी है कितने में से, ये कट ऑफ रही थी 200 में से। ठीक है, क्योंकि जो टीजीटी का एग्जाम पैटर्न है ये हमने देख लिया था, ये कट ऑफ कितने में से थी, 200 में से ये कट ऑफ थी कितनी, जनरल की 102.77 ये कट ऑफ थी जनरल की। ओबीसी की देखो कितने नीचे कट ऑफ आ गई 71.07। एससी की कट ऑफ है ये किसकी, एससी की कितनी है, 200 में से है ये। ठीक है, और ये कट ऑफ किसकी है, ये फीमेल की कट ऑफ है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन किसकी, पीजीटी की कट ऑफ की बात करते हैं। पीजीटी मैथ्स की यदि कट ऑफ की बात करें तो देखो जनरल की लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी रह चुकी है, 143। कितने में से ये है आपके पास 300 में से। ठीक है, 300 में से ये कट ऑफ है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ओबीसी की 124, एससी की 105 और एसटी की कट ऑफ है 90.49। ये पीजीटी मैथ्स में कट ऑफ रह चुकी है लास्ट ईयर में। ठीक है, ये जान लेना भी आपके लिए जरूरी है। और ये कितने में से थी, ये 300 में से ये कट ऑफ थी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन अपने सिलेबस की। जो पीजीटी मैथ्स का सिलेबस है ये किस तरीके से है, देखो ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखो ये चीज़ मैं भी बता देता हूँ आपके साथ में ही कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में से अपन क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या कवर अपन पहले पढ़ चुके हैं, इन सब की बातें करेंगे अपन अपने सिलेबस के आधार पर। तो ठीक है, पीजीटी मैथ्स का ये सिलेबस है आपके पास। पहला टॉपिक है सेट, रिलेशन और फंक्शन। ये टॉपिक करेंगे अपन एसआर सैनी में से। ठीक है, एसआर सैनी में से ये टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेट, रिलेशन, फंक्शन अपन करेंगे एसआर सैनी में, जहां पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन सारे क्वेश्चन को अपन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किसमें से, एसआर सैनी में से, बुक में से ये क्वेश्चन ये टॉपिक अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये गणितीय आगमन सिद्धांत, आपके 10th क्लास में भी ये चलता है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने देखो लास्ट क्लास में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने लास्ट क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपन कल से स्टार्ट करेंगे कौन सा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन कल से। उसके बाद वाला जो टॉपिक है ना प्रोग्रेशन के बाद में, वो है आपके पास एसआर सैनी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये टॉपिक भी अपन कहाँ से कर लेंगे, एसआर सैनी में से कंप्लीट कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ चुके हैं, हमारी जो सीरीज है यूट्यूब पर जाके आप देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है एक एसआर सैनी बुक सॉल्यूशन से नाम से, एक अलग से ही प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा टॉपिक एसआर सैनी में हूबहू आपको सॉल्यूशन वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी ज़्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ से आपको देखो कुछ इनइक्वालिटी होंगी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा के, वहाँ से आपको वेविंग कर्व मेथड से इनइक्वालिटी को सोल्व करना होता है, या फिर जो वेरिएबल दिया हुआ आता है ना उसका आपको डोमेन या फिर अगला इंटरवल भी ये पूछ सकता है। बाइनोमियल थ्योरम करेंगे अपन एसआर सैनी में से। सीक्वेंस एंड सीरीज हम
कल से ही स्टार्ट कर देंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, वो सब ये टॉपिक अपन कल से स्टार्ट कर देंगे। एलिमेंट्री नंबर ऑफ थ्योरी, ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है, जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन थ्योरम ये सब देखने को मिलती हैं। रैशनल इरेशनल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सोल्व कर चुके हैं, ये आपको उस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसआर श्रेणी में से, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, ये आपका 12th क्लास का टॉपिक है, जिसमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ये सब आपको 12th क्लास का टॉपिक है। ये 2 डायमेंशनल थ्योरम, ये 2D थोड़ा बड़ा है, यहाँ से आपको पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, ये सब मतलब 2 स्ट्रेट लाइन है तो उनके बीच में स्लोप कितनी होती है, यदि पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में कंडीशन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या रहेगी, यदि आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं तो आप उससे आपको जो एरिया निकालना है ट्रायंगल का, वो एरिया कैसे निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें अपन 2D के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये भी अपन कवर करेंगे, सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे अपन यहाँ से। पीजीटी में जो सारे का सारा मैथ्स है ना, ये अपन कवर करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। DSSB का एग्जाम होने से पहले पहले अपन ये सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखो इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों आपके पास सिलेबस में है, तो ये भी अच्छे से तैयार कर लेना। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी अपन एसआर श्रेणी में से सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलस, ये टॉपिक स्टार्ट होते हैं अब आपके किससे, ये ग्रेजुएशन वाले टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस, ये टॉपिक इसमें आते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इनके बाद में आते हैं इनके एप्लीकेशंस आगे डेरिवेटिव, मतलब ये जो दोनों टॉपिक हैं ये डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक हैं। किसमें, ये आपके बीएससी या फिर ग्रेजुएशन के पार्ट में ये टॉपिक हैं, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ से आपको इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन के माध्यम से आपको यदि किसी एरिया है, किसी जो कर्व है उसका एरिया पूछे तो वो एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। एरिया के साथ साथ आप किसी जो 3D डायमेंशन में होती है उसका आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, ये पढ़ेंगे अपन किसमें, इंटीग्रल कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेजुएशन को जब अपन स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहला टॉपिक करेंगे अपन डिफरेंशियल कैलकुलस। जल्द ही अपन ग्रेजुएशन वाला ये सारे के सारे टॉपिक है ना, ये मैं खुद करवाऊंगा, क्योंकि आप जो सीनियर सेकेंडरी वाले पोर्शन है ना वो तो आप एसआर श्रेणी में से सोल्व कर लेना, सारे के सारे आपको एसआर श्रेणी में टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है ना, ये मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। आपके DSSB एग्जाम से पहले पहले अपन ग्रेजुएशन वाला सारा का सारा पोर्शन तैयार कर लेंगे। वेक्टर, 3D, स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको देखो मीन, मोड, मीडियन, और यहाँ बस ये 3 ही सिलेबस में आपको मतलब जो मेजर होते हैं, मतलब ये समांतर माध्य इनको नापने के जो मेजर होते हैं वही हैं, 3 ही टॉपिक है यहाँ से आपके, मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों ही टॉपिक पढ़ेंगे अपन किसमें, स्टैटिस्टिक्स में। फिर है आपके पास प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में है आपके पास क्या, रियल एनालिसिस में है कन्वर्जेंस सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट, ये सारे पढ़ेंगे अपन रियल एनालिसिस में। इसके साथ साथ देखो क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है ये, तो अपन जो इसका टीजीटी का सिलेबस है ये मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर के चैनल पर, टीजीटी का सिलेबस अपन वहाँ से देख लेंगे, तो ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। देखो लास्ट हम पढ़ेंगे आगे जो ये ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, ये ग्रेजुएशन वाला पोर्शन अपन सारा का सारा यूट्यूब पर फ्री में करने वाले हैं। अब अपन देखो DSSB के बारे में और कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि DSSB के बारे में हम यहाँ से देखो संपूर्ण जानकारी ग्रहण कर चुके हैं। अब बस हमें करना क्या है, अब हमें इसके बारे में पूरी पढ़ाई करनी है। तो देखो अपन YouTube पे आपको DSSB का कंप्लीट जो कोर्स है ये पूरा कोर्स आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।